देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, मैं श्वेता मेहता और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव का खास शो स्वराज टॉक्स, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं खास शख्सियत से जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में काफी मुकाम हासिल किया है। और आज के हमारे गेस्ट हैं दाऊद खान जी, जिन्होंने लगभग 800 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों और सीरियल्स में काम किया है। तो वी हार्टली वेलकम यू ऑन आवर शो सर। आदाब, नमस्कार। सबसे पहले मैं श्वेता जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही साथ हमारे जो स्वराज भारत भारत के दर्शक हैं उनका भी बहुत ही मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आपकी जो स्वराज भारत की जो पूरी टीम है उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने 800 से भी ज्यादा सीरियल्स में काम किया है, तो आपने इतने सारे सीरियल्स में वर्क किया, आप कब से एक्टिंग करियर से जुड़े हुए हैं? जी श्वेता जी, आपको बता दूं मैं और हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं उन्हें भी मैं बता दूं कि लगभग मुझे हो गए हैं 10 साल। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि रेगुलरली मैं कब से काम कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूं 2013 से मैं रेगुलर वर्क कर रहा हूँ। उसके पहले मेरा ऑन ऑफ रहा है और 5 साल मैंने थिएटर भी किया है, काफ़ी प्लेस किए हैं मैंने। लेकिन टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ मैं 2013 से। उसमें मैंने काफ़ी फिल्में भी की हैं। सर, जैसा कि सबका इंटरेस्ट होता है फिल्म में, मीडिया में आना, तो आप क्या अपने इंटरेस्ट के थ्रू आए हैं इंडस्ट्री में या फिर पढ़ाई कर कर आए हैं? देखिए, मैंने पढ़ाई तो की है, साथ ही साथ इंडस्ट्री में आने का मुझे बचपन से शौक था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं सुनाता चलूँ। प्लीज जब मैं सुनाए छोटा सर था तो हमारे मैंने दर्शकों को भी। हाँ जी, जब मैं छोटा था तो मैं बच्चन साहब से बहुत इम्प्रेस था। और उनकी फिल्में मैं कंटिन्यूअसली एक ही जगह पर खड़े होकर के 3 घंटे तक देखा करता था, वहीं खड़े खड़े। बिकॉज उस जमाने में बहुत कम घरों में टीवी वगैरह हुआ करता था, तो हम अपने फ्रेंड के घर जा करके देखा करते थे। तो बच्चन साहब की फिल्में मैं काफी देखा करता था। एक फिल्म थी मर्द। मर्द पिक्चर फिल्म देखने के बाद मैं काफी प्रभावित हुआ और मैंने उस वक्त सोचा था कि यार मैं भी टीवी पर आऊं किसी दिन। तो वो जज्बा था दिल में, दिमाग में। और लेकिन घरेलू हालात कुछ हमारे फेवर में नहीं थे, क्योंकि हमारे जो घर में हैं वो बहुत ही पुराने ख्यालात के लोग हैं, जो टीवी और फिल्मों को थोड़ा सा अलग वे में लेते हैं। सो इस वजह से हम इससे दूर रहे और पढ़ाई में लगे रहे। और साथ ही साथ पापा का बिजनेस था, उसमें हम उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन हमारे जो जब हम थिएटर करते थे तो जो हमारे ग्रुप के जो आर्टिस्ट हैं वो हमको मोटिवेट किया करते थे कि आइए आप अच्छे एक्टर हैं, ट्राई कीजिए इंडस्ट्री में। सो हमने ऑन ऑफ करके हमने ट्राई किया, बट सक्सेस नहीं मिला उस वक्त में। सो हम दोबारा अपने बिजनेस में चले गए। उसके बाद फिर हम बिजनेस में भी थे, साथ ही साथ हमने प्ले भी किया, स्टेज प्ले किया, थिएटर ज्वाइन किया। और फिर हमारी मुलाकात हमारे एक फ्रेंड से हुई, जिसने हमें बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इनवाइट किया कि आप इंडस्ट्री में आओ, हम ले चलेंगे, हम मिलवाएंगे आपको आर्टिस्टों से। तो उसके बाद हमने दोबारा अपनी इनिंग की शुरुआत की और फिर वहाँ से काम मिलना शुरू हुआ। एक हमारी मुलाकात हुई थी, आपको बता देते हैं, प्रकाश झा नाम के एक्टर से, जिनका इंटरव्यू आपने 2 दिन पहले किया था। जी। हालांकि टीवी इंडस्ट्री में, टीवी सीरियल्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, हम फिल्में ही करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने हमें समझाया कि मुंबई में सरवाइव करना है और अपनी पहचान बनानी है तो आपको टीवी में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो प्रकाश झा ने हमारी बहुत हेल्प की उस वक्त, लोगों से मिलवाने में, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलवाने में, उनके कॉन्टैक्ट नंबर देने में। प्रकाश झा ने हमें सपोर्ट किया उस वक्त। और उसके बाद फिर हम पीछे मुड़कर नहीं देखे। वो दिन है और आज का दिन है। टीवी इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट कास्टिंग डायरेक्टर हैं या एक्टर्स हैं,
मुझे बाय फेस बाय नेम जानते हैं। सर आपने एक किस्सा सुनाया तो मैं भी एक कहानी आपको सुनाती हूँ। जैसा कि कुमकुम भाग्य सीरियल में आपने काम किया है, तो हमारे घरों में कुमकुम भाग्य सीरियल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो आपका एक हम्म, पुलिस का या फिर कुछ एक नेगेटिव रोल आया था। मेरी दादी हम्म। उस सीरियल को बहुत पसंद किया करती थी, हालाँकि 3 साल पहले उनकी देहांत हो गया। लेकिन ओ, जब भी वो आपको नेगेटिव रोल्स में देखा करती थी ना, वो आपको हमेशा कहती थी, "इस बंदे को कोई काम नहीं है क्या? हमेशा नेगेटिव में ही आता है, कभी पॉजिटिव में भी आना चाहिए।" उनकी ख्वाहिश हमने पूरी की। वो जहाँ अच्छी जगह है, हम बुरी जगह, जहाँ भी होंगी वो वहां से देख रही होंगी कि हमने उनकी ख्वाहिश पूरी की। उनका बालाजी प्रोडक्शन हाउस का एक दूसरा सीरियल है, कुंडली भाग्य, बहुत हाँ, फेमस मैं सीरियल है वो। देखती हूँ उस सीरियल को। हाँ, काफी शो की फैन फॉलोइंग है, लोग बड़े उत्साह के साथ उसे देखते हैं टाइम टू टाइम। तो उस शो में मेरी एंट्री हुई थी। जैसा कि आपकी दादी बता रही हैं कि कोई पॉजिटिव कैरेक्टर के साथ ये बंदा आए, हम इन्हें देखना चाहते हैं। तो उस सीरियल में मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर, जिसका नाम है इंस्पेक्टर कदम, इंस्पेक्टर दीपक कदम, इस कैरेक्टर की एंट्री हुई थी लगभग 2 साल पहले। और 2 साल से लगातार मैं इस शो में एज अ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर दीपक कदम के नाम से मैं आता हूँ उस कैरेक्टर को लेकर के। और मैंने काफी मर्तबा उस कैरेक्टर को प्ले किया है। आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में, आजकल में मेरा एपिसोड रिलीज हुआ था कुंडली भाग्य में। बहुत ही शानदार और जानदार कैरेक्टर है वो। और वो शो की अच्छी खासी टीआरपी है। और जी टीवी का मेरे ख्याल से अब तक का सबसे नंबर 1 शो है वो। सर आपने बताया कि आप बच्चन साहब बहुत बड़े फैन हैं, तो एक उनका डायलॉग हमारे दर्शकों को भी सुनाएँ। कौन सा? जो उनका फेमस डायलॉग हो, जैसे कुछ भी एनीथिंग एल्स। इंस्पेक्टर कदम की बात कर रहे हैं आप? जी नहीं, मैं बच्चन साहब की बात कर रही हूँ। सर आप बच्चन साहब अच्छा, के फैन बच्चन हैं, साहब। तो आप हाँ उनके जी, हाँ जी, हाँ डायलॉग। जी। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनके बहुत बड़े फैन हैं हम। लेकिन जिस तरह का उनका अंदाज है, और एक हम तो नॉर्मल उनके एक हिसाब से भक्त भी कह सकते हैं आप, उनको बहुत मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो उनकी बराबरी तो हम खैर नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनका जो एक फेमस डायलॉग है शहंशाह फिल्म का, वो मुझे बहुत पसंद है। 1 लाइन का है, लेकिन अपने आप में बहुत ज्यादा वजनी है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। बहुत बढ़िया सर, आई होप कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। सर हमारे दर्शक आपको रामनवमी की बधाई दे रहे हैं और प्रकाश झा जी आपको बोल रहे हैं ग्रेट दाऊद जी। तो हम उन्हें शुक्रिया करना चाहेंगे। शुक्रिया प्रकाश झा जी और शुक्रिया आपको श्रवण आकाश जी, आपने रामनवमी की बधाई दी। थैंक यू और प्रकाश जी, आपको भी और हमारी रामनवमी की ऑडियंस बहुत को, बहुत बधाई। आपको भी, और हमारी जो स्वराज भारत की जनता है, जो ऑडियंस है, उन्हें भी रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपने बताया कि आप 2013 से एक्टिंग करियर में है, तो आपकी पहली सीरियल हम्म। या पहली फिल्म कौन सी थी सर? जी, मैंने पहला सीरियल किया था, आपने देखा होगा सोनी टीवी पर सीआईडी करके सीरियल आता था, सीआईडी। जी, बिल्कुल आती है सीआईडी, सीआईडी, पहले हाँ जी, आती थी, लेकिन अब हाँ नहीं जी, आती है। हाँ, अब नहीं आती है। उसमें हमने किया था। पहली बार टीवी शो में एंट्री हमारी हुई थी। उसके पहले हमने फिल्में की हैं। और अगर आप पूछेंगे कि हमने पहली बार कैमरा कब फेस किया था, तो हम आपको बता दें, वो एक भोजपुरी फिल्म आई थी, आपको याद होगा, उसका नाम था फिल्म का मृत्युंजय, जिसके डायरेक्टर थे जगदीश शर्मा। हाँ, एक भोजपुरी फिल्म थी मृत्युंजय, जिसके डायरेक्टर थे जगदीश शर्मा जी, जो फिल्म इंडस्ट्री में मुन्ना भाई के नाम से भी फेमस है। एक हिसाब से आप उन्हें हमारा गॉडफादर कह सकते हैं, क्योंकि हमारा वो स्ट्रगलिंग पीरियड हुआ करता था। और उस जमाने में कास्टिंग डायरेक्टर का थोड़ा सा इतना वो नहीं था, कि जिस तरीके से आज हमें पहले कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाना पड़ता है कि सर हमारे लायक कुछ आपके शो में या आपकी फिल्म में कुछ वर्क हो तो बताइए, कोई कैरेक्टर जो मेरे लायक हो।
तो उस वक्त में ऐसा था कि हम डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउस में चले जाते थे, और जो जो बंदा डायरेक्टर का एसोसिएट हुआ करता था, या तो वो मिलता था या फिर डायरेक्ट हम डायरेक्टर से बात करते थे। तो हमारी मुलाकात हुई थी उस वक्त डायरेक्टली जगदीश शर्मा जी से, जब हम स्ट्रगल किया करते थे फिल्मों के लिए। तो हम उनके ऑफिस गए थे, तो जगदीश शर्मा जी मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, किसने भेजा है? तो हमने बताया रेफरेंस बंदी का कि उन्होंने भेजा है। पता चला कि आपके यहाँ कोई फिल्म की शूट स्टार्ट होने वाली है। और देखिए सर, मैं एक्टर हूँ, बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट हूँ। अगर उसमें कोई मेरे लायक कोई खिदमत हो, कोई कैरेक्टर हो, तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मेरा कोई ऑडिशन नहीं लिया, कोई मेरा लुक टेस्ट नहीं लिया। मुझे उन्होंने दो लाइनें पूछी, कल से फ्री हैं क्या आप? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। और दूसरी लाइन थी कि आप एक्शन करना जानते हैं क्या? तो हमने उन्हें बताया कि हम एक्शन करना जानते हैं, लेकिन हम ग्राउंड फाइट करते हैं। तो बोले ठीक है, आपको एड्रेस मिल जाएगा कल के लोकेशन का, आप कल वहां आ जाइए। ना मैंने उस वक्त उनसे कैरेक्टर पूछा, और ना ही उन्होंने अपनी तरफ से मुझे बताया कि कोई कैरेक्टर है। जब मैं सेट पर पहुंचा दूसरे दिन, उस वक्त चर्चगेट में शूट हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। पहला शूट था मेरा मुकेश मिल में, मैं गया था। और वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी। बोले सर देखिए, ये कैरेक्टर है आपका, और जो सीन्स हैं वो हैं दिनेश लाल नीरहुआ के साथ। फर्स्ट टाइम मेरा था उस वक्त। और हाँ, लेकिन मैंने अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट किया था उन लोगों के सामने कि मेरा इसके पहले मैंने बहुत काम किए हैं। इस तरीके से वो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। मैंने उनसे बताया कि हाँ बताइए। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उसके बाद सीधे मैं सेट पर गया। सर ने एक्शन बोला, और बस एक बार उन्होंने ब्रीफ दिया था मुझे, उनके एसोसिएट ने दिया था। बोला सर आपको ये कैरेक्टर है और ये करना है। और वन टेक मैंने वो कैरेक्टर किया था। वन टेक, पहला टेक, वन टेक हुआ था मेरा पहला सीन। बहुत अप्रिशिएट किया था सर ने मुझे, और बहुत मुझे शुभकामनाएं भी दी थी, और मुझे ये भी कहा था कि आप हमारी हर फिल्म में काम करेंगे, बिकॉज ऑफ वो जो मैंने किया था प्ले। आप देखेंगी फिल्म, हमारी जो जनता देख रही है मुझे, वो भी अगर सर्च करेंगी यूट्यूब पर, वो फिल्म है मृत्युंजय, दिनेश लाल यादव जी की। तो इंटरवल के पहले या इंटरवल के बाद मेरी एंट्री होती है, तो उसमें मेरा कैरेक्टर है, उसमें मेरी एंट्री है, वो आप देख सकते हैं। सो पहली मेरी थी फिल्म मृत्युंजय। मतलब कि आपने टीवी इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री कह लीजिए, आपने स्टार्टिंग हम्म, भोजपुरी फिल्म से की। हाँ जी, अगर प्रॉपर कैरेक्टर आप कहेंगे तो मेरा प्रॉपर कैरेक्टर भोजपुरी फिल्म में था। मैं कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं इसको। लेकिन उसके पहले मैंने कुछ काम किए हैं, वो स्टैब्लिश नहीं थे उतना ज्यादा। काफी स्ट्रगल था, और जिस वजह से मुझे टीवी इंडस्ट्री की तरफ आना पड़ा था। जब उस वक्त मैंने सोचा था कि यार जरूरी है थोड़ा फेम और नेम होना, बिकॉज फिल्मों में बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, काम कम था, और स्ट्रगल ज्यादा था। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब टीवी इंडस्ट्री में जाते हैं, बिकॉज मुंबई में सर्वाइव भी करना था उस वक्त में, पैसों की जरूरत हुआ करती थी। सो मैंने टीवी इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख किया, और वहां से मुझे स्टेप बाय स्टेप कामयाबी मिलती चली गई। आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में वर्क किए हैं, तो एकता कपूर के साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा? अ, देखिए, मैं हकीकत बात बताऊं आपको, तो जो एकता कपूर जी हैं, वो आर्टिस्टों के लिए भगवान की तरह है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज जो टीवी इंडस्ट्री जिंदा है, तो उन्हीं की बदौलत है। बिकॉज आप जितने सीरियल्स उठा करके देखेंगे टीवी पर, उन्हीं के शो नंबर वन है। और अपने आर्टिस्टों के साथ बहुत ही सीधा साधा स्वभाव, और बहुत ही मिलनसार नेचर की हैं। अपने आर्टिस्टों के साथ फ्रेंडली रहती हैं वो, और बहुत सपोर्ट करती हैं। नए एक्टरों को बहुत वो मौका देती हैं, ताकि वो अपना फिल्म इंडस्ट्री में लोहा मनवाए। आप देख सकती हैं, ये तो जग जाहिर है।
मैं अपने मुंह से क्या उनकी तारीफ करूं। सर एक बात जैसा आपके बारे में हमें पता चली है, शायद ही बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आप गाना भी गाते हैं, तो हमारे दर्शकों को एक गाना जरूर सुनाएं सर। हो नहीं, बेसिकली मैं जब मैंने शुरुआत की थी स्ट्रीट प्ले के वक्त मैं मिमिक्री बहुत अच्छी किया करता था। हमारे कुछ आर्टिस्टों को जो फ्रेंड हैं हमारे उनको पता है और कुछ को नहीं पता है। और कुछ को आज सुन करके हैरत हो रही होगी कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा एक छोटा सा ग्रुप हुआ करता था कॉलेज के ज़माने ज़माने में। उस वक्त मैं मिमिक्री किया करता था। लेकिन हालात ऐसे कुछ हो गए कि कुछ दिनों बाद मेरा गला और नोज़ ये 2 जो है मेरे सेंस का ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टरों ने मना किया कि आप अपने गले पर ज़्यादा फोर्स ना दें। सो उन्होंने मुझसे मना किया था कि आप मिमिक्री अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते। तो उसके बाद लंबा एक गैप हो गया और मैंने मिमिक्री करनी छोड़ दी। हाँ, सिंगिंग का भी शौक था मुझे, कभी-कभी गा लेता हूँ। बहुत अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हमारे जो दिग्गज हमारे जो पुराने सिंगर्स हैं महान, अ, उनकी सर बराबरी एक हम और बिल्कुल नहीं बात, कर सकते। आपके फेवरेट सिंगर है किशोर कुमार और अक्सर आप उन्हीं का गाना गुनगुनाते हैं, ये भी हमें पता चला है। हुँ, जी। तो जनता की खिदमत में मैं पेश करना चाहूँगा, हालाँकि जनता ही जनार्दन है। जी सर बिल्कुल। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। सर बहुत कोई अच्छा गाया आपने। ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तो मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तो मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। थैंक यू। बहुत अच्छा गाया सर आपने। आई होप कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा, आपका गाना सुनकर लगा कि हाँ, आपके इमोशंस जो है वो बाहर आ रहे हैं गाने के थ्रू। आपने सारे अपने इमोशंस को बताया हमारे दर्शकों को। सर जैसा कि आपका एक्टिंग करियर जो है बहुत लंबा चल रहा था, तो इस पीरियड में हम्म आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा, तो कोई एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसने आपको उस वक्त सपोर्ट किया, मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली, ऐसे आपको जो मोटिवेट करते रहे, वो इंसान कौन है? हम भी जानना चाहेंगे सर। देखिए हमारे दर्शक देख रहे हैं। अ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आज सबके सामने लाइव आकर। जब हम थोड़े परेशान हुआ करते थे तो हमें मोटिवेट करने वाला एक ही शख्स था और वो है हमारी मैडम, हमारी वाइफ। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया हमारे हर काम में, हमारे एक्टिंग करियर में, हमारी पर्सनल लाइफ में। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं सबके सामने उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। सर मे आई नो योर वाइफ्स नेम प्लीज? रईसा, रईसा शेख, सॉरी से रईसा आप खान।
बताकर सिद्ध कर दिया कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। सर अगले आगे हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे उन स्ट्रगलिंग एक्टर्स को जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो घर छोड़कर आते हैं या फिर मम्मी पापा से झगड़ा कर कर आते हैं, इस चीज को आप कितने हद तक सही मानते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, कम अगेन कम अगेन कम अगेन। सर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं या उन बच्चों को ये बताएं जो घर से झगड़ा कर कर, मम्मी पापा से झगड़ा कर कर या फिर घर छोड़ के जाते एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, कोई बेस नहीं होता है, तो उन हेलो वैसे श्वेता जी, श्वेता जी, लड़कों को आप क्या कहना आपकी आवाज चाहेंगे? इको हो रही है। सर जो आपकी बच्चे आवाज जो इको हो रही है। हैं, जो बच्चे जो हैं वो अपने मम्मी पापा से झगड़ा कर कर चले आते हैं मुंबई या फिल्म इंडस्ट्री में, और उनके पास कोई बेस सपोर्ट नहीं होता है, कोई बैक सपोर्ट नहीं होता है, कोई फाइनेंशियल वो लोग सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो क्या इस चीज को आप सही मानते हैं? कुछ लोग 12th करके प्लीज या फिर कम 10th अगेन कम करके। अगेन। आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। आप फिर से ये सवाल पूछिए, बिकॉज आपकी आवाज बहुत कट रही थी, बीच में ब्रेक हो रही थी। सर आप हमारे दर्शकों को या उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो घर से झगड़ा कर कर या घर छोड़कर मुंबई जाते हैं एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। और आज के जो न्यू कमर्स हैं, जो आज के एक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत वर्क करेगा ये। देखिए, जो नए न्यू कमर्स एक्टर्स हैं, या जो आने वाले हैं या जो आ चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में और स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको तो ये कहना चाहूँगा कि उनका उनका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में वेलकम है उनका। कि हर अभी जैसे क्या होता है कि पुराना जाता है और नया आता है, ये नियम है, ठीक है। सो जो भी नए आते हैं, जो नए एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में जो रुचि रखते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले वो अपने एक्टिंग स्किल्स पर वर्क करें। देखो, आज हर दूसरा आदमी एक्टर बनना चाहता है। अब किसी से भी पूछो, मुझे ऐसे कई कॉल्स आते हैं, कई लोग मिलते हैं जो ये बताते हैं कि सर प्लीज एक बार हमें शूटिंग दिखा दो, या एक बार हमें सेट पर ले चलो। उनका मुद्दा सेट पर आना या शूटिंग देखना नहीं होता है। बेसिकली उनके अंदर एक एक्टर होता है जो उन्हें सेट पर जाने के लिए मजबूर करता है कि तू एटलीस्ट किसी तरह सेट पर पहुंच जा, बाकी का काम तू खुद कर लेगा। किसी से मिलना होगा खुद मिल लेगा, किसी को पकड़ करके बोलना होगा कि भाई मैं बेसिकली एक्टर हूँ, मुझे आप चांस दीजिए। वो बंदा यही चाहता है बेसिकली कि आप उनको सेट पर पहुंचा दो। तो जो नए एक्टर्स हैं, सबके मन में यही होता है कि एटलीस्ट किसी तरह मैं सेट पर पहुंच जाऊं। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल गलत है। जो नए एक्टर्स हैं, जिनको इस फील्ड में आना है, उनको मैं एक ही राय देना चाहूंगा कि सबसे पहले वो कोई थिएटर ज्वाइन करें, या किसी एक्टिंग एकेडमी में एक्टिंग को सीखें। जो भी उसके मापदंड हैं उन्हें फॉलो करें। बिना एक्टिंग सीखे, देखो वैसे एक्टिंग सीखने की चीज नहीं होती है, ये कहा जाता है। लेकिन ये जिस तरीके से जब बच्ची बड़ी होती है तो अपने माँ के अंडर में वो खाना बनाना सीखती है। जब हेलो हेलो, हाँ जी। जी मैं सुन तो पा रही हूँ आपको। देखो, हर काम को सीखना पड़ता है। हाँ, हाँ जी। तो हर काम को सीखने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई राह चलता राहगीर आकर के कैमरे के सामने परफॉर्म कर दे। बिल्कुल नहीं। कैमरे के सामने परफॉर्म करना, आज भी बच्चन साहब कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा डर कैमरे से लगता है। और मैं भी कहता हूँ कि ऐसे में किसी से नहीं डरता, माता पिता और भगवान के अलावा, लेकिन कैमरे से डरता हूँ। भरपूर भरसक रियाज करता हूँ और पूरी रिहर्सल के साथ सेट पर जाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद कैमरा कैमरा फेस करने में मुझे घबराहट सी महसूस होती है। लेकिन ये करम है मालिक का। और जो आप जैसे हमारे जो मित्र हैं और जो जनता है, उनकी दुआएं हैं हमारे साथ कि हम कैमरे के सामने परफॉर्म कर पाते हैं। ये सीखते सीखते ही होता है। जिस तरीके से हमने स्ट्रीट प्ले में सीखा है, थिएटर में सीखा है, हमारे जो पुराने सीनियर आर्टिस्ट हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, उनके अंडर में रहते हुए सीखा है,
उसी तरीके से नए एक्टरों को भी किसी एक्टिंग क्लास को ज्वाइन करके एक्टिंग को सीखना जरूरी है। पुराने सीनियर्स एक्टर्स के अंडर में रह करके जो भी एक्टिंग के नवरस हैं, अ, जो भी उनके एक्टिंग को लेकर के उन्हें सिखाया जाता है, उसके ऊपर वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। बेसिकली एक्टिंग को आज के दौर में सीखना बहुत जरूरी है। ऐसे स्ट्रगल करके वर्क नहीं मिलेगा। यहाँ आकर के महीना, 2 महीना, 3 महीना आप काम कर लोगे, 6 महीना, उसके बाद फिर आपका टैलेंट ही आपको सेट पर पहुंचाएगा, और कुछ नहीं। रेफरेंस से आप एक बार 2 बार काम कर लोगे, भाई इसमें इसने बोला ये अच्छा एक्टर है, कर लेगा, चले गए सेट पर। उसने बोला अच्छा है यार, मेरा दोस्त है या मेरा रूम पार्टनर है, अच्छा काम करता है, एक बार या 2 बार, उसके बाद आपका टैलेंट ही आपको काम दिलाएगा, और काम ही काम दिलाता है। और मुझे भी, अगर आप देखेंगे, मैंने भी अपनी लाइफ में काम से ही काम पाया है। काम किया, काम दिखाया, उसके बाद लोगों ने रिकमेंड किया। पहले काम किया, काम दिखाया, उसके बाद लोगों ने रिकमेंड किया, पहले रिकमेंड नहीं किया। सो एक्टिंग के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। किसी भी अपने सीनियर आर्टिस्ट के अंडर में रह करके वो पूरे तरीके से रच जावे, बस जावे, अपने नस नस में एक्टिंग को बसा लेवे, उसके बाद आए और परफॉर्म करें। और अच्छे जो जेन्युइन प्रोडक्शन हाउस है वहां जाएं, अच्छे लोगों से मिलें, और सीनियर एक्टरों से अंडर में रह करके काम करें, उनसे सलाह लें, मशवरा लें, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी सर, बहुत खूब कहा आपने। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं और एक्टिंग करियर में अपना जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये सलाह बहुत अच्छी है। पहले सीखे उसके बाद जाएं, ताकि आपको ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। सर, जैसा कहा जाता है कि रियलिटी से ही फिल्में बनती हैं, यानी फिल्में जो है रियलिटी बेस्ड होती हैं। तो क्या जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब लड़कियां या मॉडल्स जो है वो काम करने के लिए जाती है, काम मांगने के लिए जाती हैं, तो जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या जो बड़े लोग होते हैं उनको मॉलेस्ट करते हैं, देन ये चीजें ज्यादा दिखाना टीवी पे, वो चीजें बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है कि लोग वैसे उस चीजें को देख के उसका बढ़ावा देते हैं। नहीं, अभी देखिए, ये भी बहुत ही आपने सटीक क्वेश्चन किया है। बहुत ही आज के दौर में ये सारी चीजें देखने में आ रही हैं। लेकिन असल में हकीकत ये है कि देखो, जैसे मैं हूँ या कोई भी एक्स वाई जेड एक्टर है, उसका एक अपना गोल होता है, एक टारगेट होता है। मेरा एक अपना लाइफ का प्रिंसिपल है। और भी एक्टर्स हैं, उनका भी अपना एक गोल होगा, एक फोकस होगा कि भाई मुझे वहां जाना है। तो हम किसी पर्टिकुलर फीमेल एक्टर की बात नहीं करते हैं। हम एक नॉर्मल एक्टर की बात करते हैं। तो होता यह है कि हर किसी का अपना जो टारगेट होता है, वो टारगेट को ध्यान में रखते हुए बंदा स्ट्रगल करता है। कुछ ऐसे हैं जिनको जंप जंप की जरूरत पड़ती है, मतलब वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल जंप ले लें, और स्टेप बाय स्टेप ना जाते हुए डायरेक्ट हमको जो भी मापदंड है, जो भी कंडीशन है डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, वो हम मान लें और तुरंत हमें काम मिल जाए। देखो, सबसे पहली पहली बात तो मैं बता दूं कि मुंबई एक ऐसा शहर है जिसने कईयों को सहारा दिया, लेकिन इसने कुर्बानी मांगी है। ठीक है। यहाँ रहने के लिए, यहाँ सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल, उसके बाद में मेहनत बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जो एक्टर्स होते हैं उनकी सोच ये होती है कि मैं जल्द से जल्द कैसे फेमस हो जाऊं, जल्द से जल्द कैसे नोन आर्टिस्ट हो जाऊं, जल्द से जल्द कैसे मैं गाड़ी बंगला, फ्लैट और फेमस हो जाऊं। तो ये जो दिमाग में होता है ना, तो ये चीजें हमें ऐसे काम करने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। देखा जाए तो आप अगर, जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि यार कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मोलिस्ट कर रहा है, किसी को फोर्सफुली बोल रहा है कि यार आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकती हमारे साथ, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। ये एक, देखा जाए तो ये मन घड़ंत कहानियां हैं। जैसे हम लोग एज अ राइटर लिख लें, या हमारे दिल दिमाग में ख्यालात आ जाएं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो,
तो बस ये लिखा गया और उसको परोसा गया, फिल्म पे दिखाया गया। बाकी ऐसा रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई भी डायरेक्टर या कोई भी प्रोड्यूसर किसी के साथ जबरदस्ती उसको मॉलिश करे या लड़की होने का फायदा उठाए उसका। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये देखो, मैं बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो एक्टर है उसकी भी ये जिम्मेदारी है, हमारे अंदर के जो इंसान है उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि बिल्कुल साफ सुथरा काम करें और साफ सुथरी नीयत के साथ लोगों के सामने जाएं और अपना प्रपोजल रखें कि भाई मैं ये हूँ, मेरी ये कंडीशन है, अगर इस कंडीशन में रहते हुए मुझे काम मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज जो आजकल मार्केट में चल रहा है वो बिल्कुल भी मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा या मैं एग्री नहीं कर पाऊंगा। तो ये हमारे ऊपर ही है बेसिकली, कोई फोर्सफुली करवा नहीं सकता। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जैसा कि आपने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे सीरियल्स में काम भी किया है, आपने दंगल में भी एक शो आता है क्राइम रिलेटेड, उसमें भी आपने काम किया है, लेकिन सर हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक बिहार में एक क्राइम हुआ जिसमें अगर कल्प्रिट से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया देख के क्राइम करना सीखा। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी सीरियल्स जो है क्राइम से बचाने से ज्यादा जो है क्राइम को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअली उनका मोटिव ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन लोगों का इस पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। हम्म। देखिए, मैं बता दूं आपको, एक तरफ इंसान है और दूसरी तरफ शैतान है। ठीक है, शैतान अपना काम करेगा और इंसान अपना काम करेगा। अच्छा इंसान अच्छे काम करेगा, बुरा इंसान बुरे काम करेगा। अगर किसी को करना ही है अगर किसी को करना ही है तो करने के बाद जब वो पकड़ा जाएगा तो जो जुर्म किया है उसकी जिम्मेदारी या उसके करने की वजह वो किसी और पर थोपेगा। आजकल जुर्म करने वालों को ये बहाना मिला हुआ है कि हम पकड़े जाएंगे तो हम ये बोल देंगे कि हमने क्राइम पेट्रोल देख करके या सावधान इंडिया देख करके ये सीखा है। ये बिल्कुल गलत है। देखो, जो क्राइम करने वाला है उसकी फितरत है, वो क्राइम करेगा ही। उसको किसी के सिखाने की जरूरत नहीं, उसको किसी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में, दिल में उसने ठाना हुआ है कि मुझे क्राइम करना है, तो वो क्राइम करेगा। उसके बाद चाहे वो किसी और के ऊपर थोपे कि मुझे उसने बोला था, मुझे उसने बोला था, लेकिन क्राइम करने वाला ही क्राइम करता है। वो ये जरूरी नहीं है कि आजकल शो देख करके मैंने मतलब वो देखा तो मैंने किया, नहीं। अगर इतना शार्प माइंड वाला है तो क्राइम करेगा ही नहीं। इतनी समझ है उसको कि अगर मैं ये देख के करूं तो वो नहीं करेगा। क्राइम वही करता है जिसका मानसिक संतुलन गड़बड़ है, जो जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, जिसके अंदर शैतानियत भरी हुई है, वही क्राइम करता है। बाकी ये देखकर वो देखकर ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। सर आज रामनवमी है और रमजान का भी महीना चल रहा है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को, और आपकी जो स्वराज भारत की टीम है उन्हें भी रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और रमजान की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अभी तो खैर ईद ईद के लिए वक्त है, लेकिन एडवांस में हम सभी को, दर्शकों को ईद मुबारक और बधाई दे देते हैं। और आपकी जो सौरभ जी हैं, जिन्होंने भी मुझसे संपर्क किया, रवि जी हैं, गोल्डन जी हैं, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि अपने मन की बात, दिल की बात, अपने जो जनता है उन तक हम पहुंचाने में सफल हुए। जी सर, स्वराज भारत लाइव की टीम की ओर से आपको भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और रमजान की भी हार्दिक शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद बहुत आपका धन्यवाद। हमारे साथ आने के लिए। बहुत बहुत तो स्वराज भारत लाइव की टीम की ओर से मैं श्वेता आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और इसी तरह देखते रहिए स्वराज भारत लाइव का एक खास शो स्वराज टॉक्स, और हम अगली शख्सियत से आपको मिलवाएंगे कल 3 बजे, तो देखते रहें। सो स्टे ट्यून। नमस्कार और रामनवमी की सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।